नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जहां इंटरनेट का मीम कल्चर और देश की गंभीर राजनीति आपस में टकरा गए। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ये एक ऐसा डिजिटल आंदोलन है जिसने बिना कोई चुनाव लड़े, बिना कोई रैली किए, रातों रात पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, कोर्ट रूम में की गई महज एक टिप्पणी ने सिर्फ 48 घंटों के भीतर एक ऐसा डिजिटल राजनीतिक आंदोलन कैसे खड़ा कर दिया जिससे लाखों लोग जुड़ गए। इसकी रफ्तार और इसका पैमाना दोनों ही अपने आप में हैरान करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, द जुडिशियल स्पार्क, यानी वो चिंगारी जहां से ये सब शुरू हुआ। तारीख थी 15 मई 2026। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट रूम में एक बायोलॉजिकल मेटाफर या रूपक का इस्तेमाल किया, कॉकरोच। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह बयान केवल उन लोगों के लिए था जो फर्जी डिग्रियों के साथ प्रोफेशन में आते हैं, ना कि देश के युवाओं के लिए। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इंटरनेट पर मौजूद बेरोजगार और हताश युवाओं ने इस कॉकरोच शब्द को एक अपमान के बजाय अपना बैज ऑफ ऑनर यानी अपनी पहचान बना लिया। और अब इसका असर देखिए। नवगठित कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या महज कुछ ही दिनों में उछलकर लगभग 2 करोड़ 19 लाख तक पहुंच गई। ये कोई सामान्य वायरल ट्रेंड नहीं था, ये एक अभूतपूर्व डिजिटल विस्फोट था। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, बर्थ ऑफ द कॉकरोच, एक डिजिटल पार्टी का जन्म। जरा इस टाइमलाइन की स्पीड पर गौर कीजिए। 15 मई को टिप्पणी आती है और ठीक अगले दिन 16 मई को राजनीतिक संवाद रणनीतिकार अभिजीत दीपके इस पार्टी की स्थापना कर देते हैं। 18 से 20 मई के बीच लाखों लोग इससे जुड़ जाते हैं और नीट परीक्षा को लेकर विरोध शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते 21 से 23 मई के बीच सरकार एक्शन मोड में आ जाती है और कड़े कदम उठाए जाते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल दुनिया का असली बटरफ्लाई इफेक्ट। इन्होंने एक बहुत ही साधारण सी वेबसाइट बनाई जिसकी आधिकारिक टैगलाइन थी, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। सुनने में ये वाक्य मजाक लग सकता है, पर असल में ये उन तमाम युवाओं के लिए एक चुंबक बन गया जिन्हें लगता था कि मौजूदा सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। और इनकी सदस्यता शर्तें तो और भी दिलचस्प थीं। बेरोजगार होना, शारीरिक रूप से आलसी होना, दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना और एक पेशेवर शिकायतकर्ता होना। ध्यान दीजिए, ये व्यंग्यात्मक शर्तें असल में उन्हीं तानों और लेबल्स को वापस सिस्टम पर पलट रही थीं जो अक्सर जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी को रोज सुनने को मिलते हैं। बात सिर्फ वेबसाइट पर थोड़ी रुकने वाली थी। सूनो जैसे जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इन्होंने अपना एक एंथम या गान भी बना लिया, वी आर द कॉकरोच जनता पार्टी। अब लोग सिर्फ मीम्स शेयर नहीं कर रहे थे, उनकी निराशा को एक संगीत मिल गया था। इस गाने ने इस आंदोलन को एक साझा सांस्कृतिक पहचान दे दी थी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां कहानी थोड़ी सीरियस होती है। सटायर मीट्स सिस्टमैटिक डिमांड्स, जब व्यंग्य और असल व्यवस्थागत मांगे आपस में मिल जाती हैं। क्योंकि अब ये एक मीम नहीं रह गया था। पार्टी ने अपना 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें बड़ी कड़ी मांगे थीं, जैसे रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा सीट ना देने, दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगाने, महिलाओं को 50% आरक्षण देने, मीडिया की आजादी सुनिश्चित करने और सार्वजनिक धन के सख्त ऑडिट की मांग। ये अब सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की सीधी मांग थी। और बिल्कुल इसी वक्त नीट यूजी 2026 परीक्षा के विवाद ने इस आंदोलन को एक ठोस मुद्दा दे दिया। लाखों छात्रों की मेडिकल परीक्षाएं रद्द होने पर इस डिजिटल पार्टी ने अपना रुख सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ कर दिया और उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। और इस मांग का असर देखिए, 6 लाख। महज कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफे की मांग वाली इस याचिका पर 6 लाख से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत था कि ये मीम प्लेटफॉर्म अब असल दुनिया में वास्तविक राजनीतिक दबाव बनाने की ताकत हासिल कर चुका था। इसका नतीजा क्या निकला, ये हम देखेंगे भाग 4 में, द स्टेट क्लैम्प्स डाउन, व्यवस्था की सख्त कार्रवाई। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास या तनाव यहीं छिपा है। एक तरफ युवाओं का वो वर्ग है जो इसे महज एक ऑनलाइन व्यंग्यात्मक मीम पार्टी मान रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी खुफिया एजेंसियां थीं जिन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संभावित खतरे के रूप में चिन्हित किया। एक ही आंदोलन, पर दोनों पक्षों के देखने का नजरिया बिल्कुल अलग। और फिर शुरू हुआ एक व्यवस्थित तकनीकी अभियान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आदेश देकर भारत में इस पार्टी के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी। रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट को अचानक बंद कर दिया गया, यहां तक कि संस्थापक और पार्टी दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हो गए। एक तरह से उनके पूरे डिजिटल बुनियादी ढांचे पर सख्त कार्रवाई की गई।
और बात सिर्फ डिजिटल स्पेस तक ही सीमित नहीं रही। जब 24 मई को बेंगलोर के टाउन हॉल में एक फिजिकल ह्यूमन चेन बनाने का आह्वान किया गया, तो बेंगलोर पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इसे रोक दिया। राज्य का सीधा सा संदेश था, इस डिजिटल भीड़ को भौतिक स्थानों या सड़कों पर उतरने की इजाजत नहीं है। तो आखिर इस सब का निचोड़ क्या है? ये है हमारे 5वें और आखिरी हिस्से का सवाल, मीम्स या रियल पॉलिटिक्स। एक बार आंकड़ों की इस तुलना पर नजर डालिए, जहां देश की एक स्थापित राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 8 मिलियन थे, वहीं इस पैरोडी अकाउंट ने महज कुछ ही दिनों में 21.9 मिलियन का आंकड़ा छू लिया। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि डिजिटल युग में एक व्यंग्य कितनी तेजी से मुख्यधारा की पार्टियों के डिजिटल दायरे को पीछे छोड़ सकता है। इस दौरान संस्थापक अभिजीत दीपके को उनके परिवार के लिए व्यक्तिगत धमकियां भी मिलने लगीं। उनका ये बयान काफी कुछ स्पष्ट करता है, जहां उन्होंने कहा कि उनका विरोध पूरी तरह से लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में था। सिर्फ अपनी राय व्यक्त करने के लिए किसी के परिवार को इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। और इसी मोड़ पर आज का यह विश्लेषण एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये डिजिटल व्यंग्य इन हताश युवाओं के लिए सिर्फ एक सेफ्टी वाल है, जहां वे बस अपना गुस्सा निकालकर शांत हो जाते हैं, या फिर ये जेन जी के राजनैतिक लामबंदी का वो नया भविष्य है जिसे अब कोई नकार नहीं सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। The key to success is often hidden in the right information. Here, you don't get talks, you get knowledge.